देखो, जो लास्ट क्लास में न्यूटन लॉ का न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने, 2 ब्लॉक सिस्टम वाले, पुली और 2 ब्लॉक वाले सिस्टम थे, है ना, पुली वाले और उसके ऊपर 2 ब्लॉक। और टेंशन ट्रिक बताई गई थी उनके लिए, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के लिए। तो उस मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे आज, और 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए भी देखेंगे। तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप बताना मुझे, थ्री ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल, और इसके अंदर कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, और एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जो मासेस हैं, मतलब जो मासेस हैं उनकी एक्सेलरेशन प्लस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, ये सब कैसे कैलकुलेट होगा, ये एक बार देखते हैं जरा एग्जांपल के थ्रू। तो ठीक है, एक एग्जांपल करके, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने 2 ब्लॉक वाले न्यूमेरिकल से रिवाइज किए होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, अगर वो रिवाइज नहीं है तो ये जो अभी वाला न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूँ ना, इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 ब्लॉक अगर आप रिवाइज करके आए होगे तो ये 3 ब्लॉक सामने जो आ रहा है ये आसानी से हो जाएगा। तो ये 3 ब्लॉक सिस्टम है, ए बी सी इनके नाम दे देते हैं ना, ब्लॉक ए बी सी। और कुछ लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यूज पसंद आती हैं, तो उनके लिए ब्लॉक ए का जो मास है न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक ए का मास हो गया, एंड ब्लॉक बी का मास 5 किलोग्राम, एंड लेट्स से ब्लॉक सी का मास जो है वो 6 किलोग्राम। ऐसे रैंडमली मैंने एज्यूम किया है, और हम लोग को ग्रेविटी भी 10 के बराबर लेनी है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसके अंदर चलो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, नंबर 1, और उसके पहले टेंशन बतानी है आपको स्ट्रिंग में, टेंशन फोर्स की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का कितना होगा, एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का, और एक्सेलरेशन ब्लॉक सी का, इन तीनों की एक्सेलरेशन बतानी है। तो पूरा प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम के अंदर था, कुछ नया कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे 2 ब्लॉक सिस्टम को डील किया था वैसे ही 3 ब्लॉक सिस्टम को डील करेंगे। रिवाइज किया होगा तुम लोगों ने, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले क्या करो, ब्लॉक सी वाले साइड से स्टार्ट करें अगर, और ये कह दे कि यहाँ पर टेंशन फोर्स कैपिटल टी है, ब्लॉक सी वाले साइड पर टेंशन फोर्स कैपिटल टी। अच्छा, ये मैंने पहले भी बता रखा था हमें कि हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं उन सब के अंदर स्ट्रिंग और पुली, स्ट्रिंग एंड पुली दोनों को आइडियल कंडीशंस के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। सब जगह आइडियल कंडीशंस लेकर के ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अनन्या मिहिका को बोलो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर ले। मिहिका जो है वो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर ले बच्चा, लिंक मैंने ग्रुप पर भेज दिया है। तो देखो इधर टी मानेंगे ना, और अगर सारी कुछ आइडियल कंडीशंस में चलते हो, तो अगर ये टी है तो ये जो पुली है जो सस्पेंडेड है यहाँ पर, है ना, पुली नंबर 1, तो इसके दूसरी तरफ जाने पर भी हमको टी दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर टी दिखाना होगा। और इस पुली नंबर 2 के, इस पुली नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो पुली नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आप टी दिखाओगे, ठीक है। फिर ये पुली नंबर 3 की तरफ जाओगे, फिर आप इस तरफ आकर के टी दिखाओगे। अब ये कंसेप्ट समझे जाओ, ये टी वाली सीरीज जो चल रही है ना, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी। अब एक ना एक सेकंड बताते हैं बच्चा, टी 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 टी, ये सब टी इसलिए आप समझो, ठीक है, आइडियल कंडीशन है इसलिए ये सारे सारे टी हो जाएंगे। अब जो पुली नंबर 2 है उससे जो मास सस्पेंडेड है, पुली नंबर 2 से जो मास सस्पेंडेड है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है, तो ये उसी आइडियल पुली वाले लॉजिक के हिसाब से चलेंगे ना, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स दिखाओगे 2 टाइम्स कैपिटल टी वाला, है ना, आइडियल कंडीशंस के हिसाब से चल रहे हैं। इस तरफ टी, इस तरफ टी, तो फिर जो ब्लॉक बी वाली स्ट्रिंग है वहां पर 2 टाइम्स ऑफ टी, बस। अब इसके बाद आप टेंशन ट्रिक वाले पे आते हैं। अब इसमें टेंशन ट्रिक किस तरीके से काम करेगी। अच्छा, उसके पहले ना एक्चुअली क्या होता है 2 ब्लॉक सिस्टम्स में, तो ये 2 ब्लॉक सिस्टम के अंदर आप इंट्यूशन लगा लेते हो कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ आएगा 2 ब्लॉक सिस्टम्स में।
टू ब्लॉक सिस्टम में आपको ये आइडिया लग जाता है कि ब्लॉक कौन सा डाउनवर्ड मूव करेगा और कौन सा ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा। उनके मासेस को देख करके आप पता लगा लेते हो कि कौन सी हैवी ऑब्जेक्ट है, कौन सा लाइट ऑब्जेक्ट है। थ्री ब्लॉक सिस्टम में इंट्यूशंस काम नहीं करती हैं। दैट मीन्स कि अगर आप अंदाजा लगाना चाहोगे ना, गेस वर्क करना चाहोगे इन मासेस को देख करके कि ये 256, अगर ये 2 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है और ये 6 किलोग्राम है, तो ये प्रेडिक्ट करना, मतलब ये पहले से आप प्रेडिक्ट करना एडवांस में कि यार ये कौन सा ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा, कौन सा ब्लॉक अपवर्ड जाएगा, ये थोड़ा सा टफ होता है, स्लाइटली टफ होता है। हो सकता है कि आप में से किसी का अंदाजा बिल्कुल सही बैठ जाए, हो सकता है कि किसी ने गेस किया हो और उसका गेस काम कर जाए, ये हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड वेट करो। हाँ प्रणव, हमने मासेस की अपने आप वैल्यूज ली हैं, मैंने अपने आप एक वैल्यूज ली है इन मासेस की, है ना। हमने मासेस की अपने आप वैल्यूज ली हैं। एक सेकंड, जरा एक स्टूडेंट को ना पासवर्ड बता दे, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा उससे। ठीक, तो ये दिव्यांशी, एक मिनट, जो हमने कहा ना कि बी वाले को हम क्या करेंगे, सुनो तो मेरी बात पहले। ये देखो यहाँ पर, मतलब इंट्यूशंस होती है ना, एक इंट्यूशंस होती हैं, मतलब आपको देख करके मालूम चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, और एक होता है कि नहीं, कैलकुलेट करेंगे हम उसको। तो ये मासेस को देख करके प्रेडिक्शन कर पाना, मतलब पहले से ये बता पाना कि कौन सा ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा और कौन सा ब्लॉक अपवर्ड जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है तुम में से कुछ लोग भगवान हैं, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग भगवान हैं और वो गेस कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ना। कभी कभी लगता है ना कि अपन ही भगवान है, तो वो वाली स्टोरी आप में से किसी के साथ हो सकती है, लेकिन सबके साथ नहीं होगी ना। तो इसमें, हाँ हाँ जी प्रणव, इसमें क्या करते हो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, गेस करोगे। अब गेस भी ऐसा नहीं कि रैंडम गेस नहीं करना है कि ब्लॉक ए राइट साइड जाएगा, वो गेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी कंफ्यूजन किस बात को लेकर के है कि ब्लॉक ए डाउनवर्ड मूव करेगा या फिर अपवर्ड मूव करेगा, ये कंफ्यूजन है। ब्लॉक बी को लेकर के मुझे कंफ्यूजन है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, एंड सिमिलरली इसके लिए है। तो हम लोग कोई एक डायरेक्शन एज्यूम करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कोई एक डायरेक्शन एज्यूम करके और हम सॉल्व करेंगे। नहीं, विश्वास वो ठीक है, अच्छी बात है, आपका भगवान करे आपका विश्वास कायम रहे। तो मैं स्टेप नंबर 1 ही कह रहा हूं आपसे कि स्टेप नंबर 1 में आप क्या करिएगा कि इन ब्लॉक्स की डायरेक्शंस को एज्यूम करो आप, एज्यूम द डायरेक्शंस। ये आप पहला स्टेप करोगे, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी एंड सी। अब एज्यूम का मतलब मैं फिर बोलना उल्टा सीधा नहीं, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड उनमें से कोई एक मानना है। तो ये अब अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, मेरी चॉइस अलग हो सकती है, तुम लोग की चॉइस अलग हो सकती है। तो लाइक, मतलब मैं आई एज्यूम, अब आप हो सकता है कुछ अलग एज्यूम करो, तो ए आई एज्यूम ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आई एज्यूम बी, ये सब रैंडम एजम्पशन है, आई एज्यूम बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आई एज्यूम ब्लॉक सी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये मेरा अपना एजम्पशन है। आप इसको अपवर्ड मानना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जिसको जो एजम्पशन मानना है मान ले। हम लोग क्या करते हैं अपनी एजम्पशन के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। हाँ, सक्षम कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, ये डाउनवर्ड, ये दोनों अपवर्ड, ये दोनों डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, तीनों डाउनवर्ड, तीनों अपवर्ड, जैसा कॉम्बिनेशन आपको जो भी मानना है मान लीजिए, जिस तरीके से भी मान सकते हो मानो। उसके आगे क्या करना है वो सुनो आप, उसके आगे एक बार हमने ये एजम्पशन कर लिया, एक बार हमारी एजम्पशन हो गई, नाउ स्टेप नंबर 2 पर
आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 पे जाकर के आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनानी। सानिका देखो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक मैथमेटिकल एजम्पशन है, लॉजिक नहीं है इसमें। देखो अभी मैं ना, आप थोड़ा सा वेट करो, 2 मिनट 3 मिनट का वेट करो, अभी मैं सब करके दिखाता हूँ। ये मेरा एजम्पशन था, ठीक है। मैंने अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाऊंगा, अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखिएगा जरा। उसके पहले ब्लॉक ए पर ग्रेविटी की फोर्स हो जाएगी 2 इंटू जी यानी कि 20। ब्लॉक बी पर ग्रेविटी की फोर्स हो जाएगी 5 इंटू जी यानी 50। एंड ब्लॉक सी पर ग्रेविटी की फोर्स हो जाएगी 6 इंटू जी 60। ये ग्रेविटी की फोर्सेस हो गई। मैंने ये माना है कि ब्लॉक ए डाउनवर्ड है, मैंने ये माना है कि ब्लॉक बी डाउनवर्ड है, और मैंने ये माना है कि ब्लॉक सी अपवर्ड है। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का टेंशन ट्रिक था, टेंशन ट्रिक फॉर द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, उसमें ये कहा था मैंने आपसे कि समेशन ऑफ टी इंटू ए को आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, और ये प्रोडक्ट अगर ये दोनों सेम डायरेक्शंस के होंगे तो पॉजिटिव में प्रोडक्ट रखना है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शंस के होंगे तो नेगेटिव प्रोडक्ट होगा ये। तो चलो ब्लॉक ए की तरफ आओ। ब्लॉक ए पर टेंशन फोर्स टी ऊपर की तरफ है, ब्लॉक ए पर टेंशन फोर्स टी ऊपर की तरफ, और ब्लॉक ए के लिए मैंने ये माना है कि वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पे है, ठीक है। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मैं a1 मानता हूं, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a2 मानता हूं, और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन मैं a3 मानता हूं। तो ब्लॉक ए के लिए माइनस टी a1 लिखा जाएगा। रीजन फिर से सोचो, a1 डाउनवर्ड है और टी अपवर्ड है। ब्लॉक बी के लिए आओ। ब्लॉक बी के लिए 2t का टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है और उसकी एक्सेलरेशन a2 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, माइनस 2t a2। एंड ब्लॉक 3 के लिए जब जाएंगे तो टेंशन फोर्स टी ऊपर की तरफ और उसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ एज्यूम किया गया है, इसको अपवर्ड एजम्पशन माना है, तो ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है। सो प्लस यहाँ पर प्लस टी a3 इक्वल टू 0, ये मेरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। तो वही मेथड जो 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए लगाया है उसको 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए भी लगा सकते हैं, 4 ब्लॉक सिस्टम के लिए भी लगा सकते हो। जितने ब्लॉक होंगे उन सब को यहाँ पर काउंट कराया जाएगा इन द सेम इक्वेशन। जितने भी ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, अगर चौथा ब्लॉक भी होता तो फोर्थ ब्लॉक को भी कंसिडर करते इन द सेम इक्वेशन। अब क्या करेंगे ना, ऑब्वियसली ये सारे टी तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ये सारे टी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या फिर, a3 माइनस a1 माइनस ट्वाइस a2 इक्वल टू 0। ये बन गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई। इसको मैंने कहा कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन मेरे एजम्पशन के बेसिस पर है। अब आगे का स्टेप सुनो, आगे का स्टेप सुनिएगा, आप जल्दीबाजी न करना, आप जल्दीबाजी न करिएगा। हम सबको पता है, हम सबको पता है, दिव्यांशु नेट चेक कर लो अपना बच्चे, a3 जो ये एक्सेलरेशन a3 है, चेक करो इसको, एक्सेलरेशन a3, हम लोगों ने कहा था कि फोर्स अपॉन मास होता है, इट इज फोर्स अपॉन मास। अब ध्यान से सुनना, F इक्वल टू एम ए, तो F इक्वल टू एम ए हम ए वाले के लिए कैसे बनाएंगे। अगर हम फॉर ए, स्टेप नंबर 3 पे आ गए, अब स्टेप नंबर 3 पे फॉर ए F इक्वल टू एम ए कैसे लिखेंगे वो देखो, कौन से फोर्स में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यही कंफ्यूजन पिछली क्लास में भी थी और अभी फिर से देखो, जब हम लोगों ने ये मान लिया है कि ब्लॉक ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हाँ जी प्रणव, बाकी लोग को भी सोचने दो बच्चा, अगर ये डाउनवर्ड चल रहा है तो आप सब लोग बताओ, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचो कि अगर हमने ये एज्यूम किया है कि ए डाउनवर्ड जाएगा, तो हमारे इस एजम्पशन के हिसाब से हम लोग किसमें से किसको माइनस करेंगे, टी माइनस 20 लिखना चाहिए या फिर 20 माइनस टी लिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है कि इट शुड बी 20 माइनस टी, 20 माइनस टी इक्वल टू इट्स मास 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन a1 2a1, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इक्वल टू एम ए। यहां से आप ना a1 की वैल्यू कह सकते हो कि 20 माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब ब्लॉक बी के लिए जब बात करेंगे, ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी उसको भी डाउनवर्ड माना गया है, तो फिर उसमें भी 50 माइनस ट्वाइस ऑफ टी इक्वल टू उसका मास 5 इंटू a2, और वहां से a2 की वैल्यू लिखेंगे 50 माइनस 2t
एंड डिवाइडेड बाय 5 फॉर थर्ड ब्लॉक सी। अब इसको हम लोगों ने अपवर्ड रखा है, ब्लॉक सी को अपवर्ड किया है। हाँ जी विश्वास, शाबाश। तो T माइनस 60 बिकॉज इसमें अपवर्ड डायरेक्शन है तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स होनी चाहिए, इक्वल टू इसका मास 6 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन A3, और यहां से मुझे A3 की वैल्यू लिखी जाएगी T माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको एक काम करना है, ये जो A1 की वैल्यू है और ये जो A2 की वैल्यू है और ये जो A3 की वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज को ले जा करके इक्वेशन 1 में रखो आप। इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर ले जाते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बनती है, देखो A3, तो जहां पर A3 है वहां पर हो जाएगा T माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, ये बनेगा माइनस A1, सो माइनस A1 20 माइनस T डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2A2 एंड इक्वल टू 0। अब 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 आप मैथमेटिकली इनको सॉल्व करके देखो कि कैपिटल टी कितना आता है। ये मैं वेट करूंगा 10 सेकंड्स के लिए, 10-15 सेकंड्स, और 10-15 सेकंड्स के अंदर आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि थ्रू थ्रू दिस इक्वेशन कैपिटल टी की जो वैल्यू आपको मिलती है वो कितनी है। फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, चेक करो क्या मिलता है आपको इसके हिसाब से। कैपिटल टी 300/11, ओके। हाँ, फ्रैक्शन में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में चलने दो, डेसिमल्स में जाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए आंसर को। सिमर 300/11, ओके। आयुष विश्नोई का भी 300/11 आंसर है, ठीक है, ओके। 300/11, लवन अग्रवाल जी, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम पूरी क्लास का आंसर सेम आ रहा है, बहुत अच्छा। सो कैपिटल टी 300/11 न्यूटन, कैपिटल टी आ गया, ठीक है, शाबाश। तो इतनी पहली बार सब लोगों ने सही आंसर दिया है, आई मीन सबका आंसर मैच कर रहा है। अब जब टी आ जाएगा ना तो देखो कितना होगा। हाँ जी विश्वास, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी रुको जाओ, मैं यही समझा रहा हूँ कि हम किसी भी ब्लॉक को किसी भी साइड मान लें, यहाँ पर आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा आपका, यहाँ पर आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आंसर में फर्क क्यों नहीं पड़ता है, आपके एजम्पशन से इस आंसर में फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये समझो आप। ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ भी एजम्पशन करें यहाँ पर और यहाँ पर आपको सेम आंसर मिलेगा, ऐसा क्यों हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट एजम्पशन के बाद सेम आंसर क्यों मिलेगा मुझे। तो मैं समझाता हूँ भी। हाँ जी प्रणव, टेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव एंड नेगेटिव, हाँ ठीक है बिल्कुल। अभी एक मिनट रुक जाओ, आंसर कंप्लीट कर लेने दो मेरे को, आंसर मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, फिर उसके बाद हम उस पर आते हैं। टेंशन फोर्स कैलकुलेट हो गया ना, आपको एक काम करना है, टेंशन फोर्स जब कैलकुलेट कर दिया तो वो यहाँ पर रखो, टेंशन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, A2 की वैल्यू मिल जाएगी, और टेंशन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रखो तो A3 की वैल्यूज। सो A1, A2, A3 ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी अगर हम टेंशन की वैल्यू 300/11 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। मतलब जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सारी इक्वेशंस में आप टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर और यहाँ पर, एंड करस्पॉन्डिंगली आपको A1, A2 और A3 की वैल्यूज मिलेंगी। तो एक बार पहले आंसर कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कशन मोड पे जाएंगे, बट अभी फिलहाल पहले आंसर देखते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ पर टेंशन की वैल्यू रखेंगे 300/11। तो चलो आप ही लोगों से इसका भी आंसर लेंगे यार, है ना, आप ही लोगों से। फ्रैक्शन में रहने दो बच्चा, फ्रैक्शन में, डेसिमल में ना जाए, है ना, फ्रैक्शन में रहने दो आप। 20 माइनस T/2 है, उसमें T को 300/11 और फ्रैक्शन में ही रहने दो। तो देखें आप लोग अपना आंसर बताओ, माइनस में, -40/11, -40/11, ठीक है। तो -40/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ओके। A2 कितना आ रहा है इससे, A2 कितना आ रहा है, A2 विश्वास, एक मिनट बच्चा, A2 -10/11, मुग्धा चतुर्वेदी, सही है। और A3 कितना आ रहा है फिर, A3 की वैल्यू, है ना, स्वास्तिक, ठीक है। A1 और A2 और A3, है ना, पार्थ A3 की वैल्यू, ओके,
प्रणव 60/11, मयंक -60/11, वास्तविक -60/11। अच्छा माइनस में आ रहा है, A3 की वैल्यू माइनस में आ रही है। ओके, सुबह प्लस में आ रहा है क्या आंसर? क्योंकि बाकी सब तो माइनस कह रहे हैं। माइनस में -60/11, ये बड़ा अजीब हो गया। इसका मतलब मेरे सारे आंसर माइनस हो गए यार, मेरे तीनों ही आंसर माइनस हो गए। सो बैड एजम्पशन, बैड एजम्पशन कह सकते हो कि इसका मतलब तुक्का मारने में हम लोग सही नहीं है, मतलब मैं तो सही नहीं हूं, मेरा एजम्पशन गलत इसलिए हो गया, मेरे तीनों आंसर माइनस में आ गए। जानते हो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, नहीं इनवैलिड आंसर नहीं है विष्णोई, इनवैलिड नहीं है। इसके आंसर में माइनस आने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ आपका मतलब ये है कि यार तीनों की डायरेक्शन गलत मानी गई है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर के आगे माइनस आने का क्या मतलब है सोचो। एक वेक्टर क्वांटिटी में माइनस आ रहा आंसर, इसका मतलब क्या है कि वो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है ना, एजम्पशन था, वो एजम्पशन गलत हो गया। कोई बात नहीं, आंसर गलत नहीं है, आंसर नहीं गलत है। देखो माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आंसर गलत हो चुका है, अब मुझे पूरा क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा, ये सब नहीं है। इससे आप निश्चिंत रहो, आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं करना है, फिर से नहीं सॉल्व करना है। सिर्फ एक काम कर दो कि जहां माइनस में आंसर आया है, आप उसके लिए ये लिख दो कि यार ब्लॉक ए डाउनवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि उसका आंसर माइनस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की जगह बजाय ए ऊपर जाएगा, ब्लॉक ए विल मूव अपवर्ड बिकॉज द आंसर इज नेगेटिव। A2 is negative, so that means कि B will move up. A3 is also negative, means block C will move downward. मेरे एजम्पशन गलत हो गए, और एजम्पशन में डायरेक्शन गलत की है मैंने, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू गलत नहीं हुई है। और इस बात का मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें, इस बात का एक एग्जांपल में कंफर्मेशन देंगे और आगे से आप इसको करना, देखो कैसे होगा। एक एग्जांपल में एक बार कंफर्म करें, शिवांश 1 मिनट रुको, पहले अभी पहले कंप्लीट होने दो। अब हम ना इसी न्यूमेरिकल को रिपीट करेंगे, सेम न्यूमेरिकल रिपीट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम 3 ब्लॉक सिस्टम में और 4 ब्लॉक सिस्टम के साथ रहती है कि आप ये गेस नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकल को पहले से कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ आएगा, तो आपको एक एजम्पशन के ऊपर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। या तो क्वेश्चन बनाने वाले इतने मेहरबान हो कि वो आपको बता दे, है ना, या तो क्वेश्चन पूछने वाले ने आपके साथ सिंपैथी हो, कोई वो आपके कोई रिलेटिव हो और वो आपको ये कह दे कि ये ब्लॉक इस तरफ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी विनायक, ठीक है बोल रहे हो। देखो समझाते हैं भी आपको, सेम क्वेश्चन है फिर से। तो यहाँ पर 20 इसका वेट है, यहाँ पर 50 और इस पे 60। सो इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर से एक बार टाइम की इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न आगे आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर 2t। अब हम एक काम करेंगे ना, हम अपना एजम्पशन चेंज कर देते हैं, मैं अपना एजम्पशन चेंज करता हूं, तो इससे आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आपके एजम्पशन से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो एजम्पशन था वो एजम्पशन अब बदलते हैं। तो नाउ अच्छा ये नाउ अनदर एजम्पशन, मतलब मैं ये मान लूं कि मान लो मेरा एजम्पशन कुछ और होता तो क्यों मेरा आंसर सही आएगा। अनदर एजम्पशन वो देखिए कैसे। चलो मैं ये मान लेता हूं कि ब्लॉक ए अभी भी डाउनवर्ड मानता हूं, ब्लॉक ए को डाउनवर्ड मानते हैं, बी का ऊपर मान लेते हैं कि बी ऊपर है। जानते हो पता नहीं ऐसे न जाने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो किसी एक को तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। और ब्लॉक सी को नीचे मान लेते हैं। तो ये एक अलग एजम्पशन है, पहले अलग एजम्पशन था, अब अलग एजम्पशन है। देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब जैसा भी हमारा एजम्पशन है ना, आपके इस एजम्पशन के हिसाब से कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो कंस्ट्रेंट। तो अब हम जब ए वाले की बात करेंगे, नहीं नहीं प्रणव ऐसा नहीं है, एजम्पशन लेना नहीं है, मैं तो ये समझा रहा हूं। आपका न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो चुका है, मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया यहाँ पर।
मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर मैंने कुछ और एजम्पशन लिया होता तो मैं एक बार प्रूफ करके देखना चाहता हूं कि सेम आंसर आएगा। मतलब मैं सिर्फ ये इस यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि अलग अलग एजम्पशन से भी आंसर एक ही आएगा आपका। तो देखो कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा। ब्लॉक ए के लिए टी ऊपर है और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से अपवर्ड डाउनवर्ड, तो माइनस टी ए वन। ब्लॉक बी के लिए 2t अपवर्ड a2 अपवर्ड, तो प्लस 2t a2। ब्लॉक सी के लिए t अपवर्ड a3 डाउनवर्ड, सो माइनस टी ए3, और इसको हम कर देंगे 0। तो इससे हमारा आंसर आ गया ट्वाइस a2 माइनस a1 माइनस a3 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नाउ अब आप f इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लगाओगे, f इक्वल टू एम ए। तो अब हम जब इस इक्वेशन को a वाले ब्लॉक के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे। f इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन अगर मैं ब्लॉक a के लिए लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, देखो। तो मैंने ब्लॉक a को तो डाउनवर्ड माना हुआ है, इसको डाउनवर्ड एज्यूम किया है। तो जब डाउनवर्ड एज्यूम किया है तो 20 ज्यादा हो गया, तो 20 माइनस टी, इसकी इक्वेशन है 20 माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू ए वन। इससे मेरे को ए वन मिल जाएगा, ए वन इक्वल टू 20 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अब आप बी पर आओगे, फॉर ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी को आपकी मैंने अपवर्ड माना है, ये माना है कि ब्लॉक बी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर। तो अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो 2t ज्यादा हो गया, 2t अनंत, हाँ जी अनंत, 2t माइनस 50 बराबर 5a2, और यहाँ से a2 आ गया 2t माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5। एंड देन ब्लॉक सी के लिए जिसको डाउनवर्ड माना गया है 60 माइनस टी बराबर 6a3, और यहाँ से a3 60 माइनस टी डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया। अब हम काम करेंगे, ये a1 a2 और a3 को यहाँ पर लेके रखेंगे। हाँ जी, ये तीनों a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और यहाँ से a3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन के अंदर लेके जाएंगे। तो 2 टाइम्स a2 ठीक माइनस a1 और माइनस a3 इक्वल टू 0। अब आप एक बार फिर से देखो तो आप लोग कि टी कितना आ रहा है इससे। ये अलग एजम्पशन है, ये अलग एजम्पशन है, अलग इक्वेशंस है। एक बार देखते हैं कि सॉल्व करके टी कितना आएगा, इसकी मैं इसके थ्रू वैल्यू ऑफ टी कितनी आएगी। और आस्था, ठीक है बच्चे, शाबाश, सेम ही आंसर आएगा। आंसर इसमें भी यही आएगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो 300/11 न्यूटन यहाँ पर भी आंसर आएगा आपका। मैं यही आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि 3 ब्लॉक सिस्टम के अंदर आप ये ना समझना कि यार एजम्पशन लेते वक्त कोई डर नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए एजम्पशन का। हाँ, आप कैसा भी एजम्पशन डाउनवर्ड अपवर्ड में से कुछ भी मान सकते हो, है ना। और आप किसी भी तरीके का एजम्पशन लोगे, अल्टीमेटली आपको यही आंसर मिलेगा, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा तुम्हारा। तो इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आप यहाँ पर क्या एजम्पशन ले रहे हो, है ना। हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने ये वाला एजम्पशन माना, दूसरे स्टूडेंट ने ये वाला एजम्पशन माना, कोई बात नहीं, दोनों के एजम्पशंस में फर्क है, लेकिन फाइनली दोनों के आंसर्स एक ही आएंगे। आंसर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है कोई। और अब जरा चेक करो जरा, इससे a1 कितना बनेगा, चेक करो जरा। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू क्या बनता है देखें। अरुज एक मिनट बच्चा। अच्छा, a1 माइनस में आ रहा, माइनस 40/11। a2 बताना, a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू इसके हिसाब से देखें ना। अगर a2 की वैल्यू करके देखना यार, एक बार करके देखो आप, ट्रस्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। a2 प्लस में आएगा, प्लस 10/11, प्लस में पॉजिटिव आएगा आंसर। और a3, मैं तो आंसर कॉपी कर रहा हूं, बट आप ना बिल्कुल कॉपी ना करिएगा।
प्लस में आ रहा है, A3 भी प्लस में आ रहा है, प्लस 60/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो रहेगा ही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा आदित्य। सो जो माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रॉन्ग एजम्पशन। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है रॉन्ग एजम्पशन। बट जो प्लस में आ रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये जो प्लस में आ रहा है इसका मतलब एजम्पशन सही था यार, अंदाजा सही लगाया था मैंने, करेक्ट एजम्पशन हो गया मेरा। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी उतनी ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क आ जाएगा। देखिए अगर आप देखो अलग एजम्पशन मानने के बाद भी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो तो नहीं है, 40/11 40/11, 10/11 10/11, 60/11 60/11। सो न्यूमेरिक वैल्यूज में फर्क नहीं आएगा। आप किसी भी एजम्पशन को लेकर के सॉल्व करना, न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगी। हो सकता है कि एजम्पशन के अकॉर्डिंग कहीं पर आपका पॉजिटिव साइन आ रहा हो और कहीं पर आपका नेगेटिव साइन आ रहा हो। तो प्लस और माइनस जो आ रहे हैं उसका सिर्फ एक मतलब है, जहां जहां पॉजिटिव है मतलब उसको आपने सही एज्यूम किया है, और जहां माइनस है इसका मतलब वहां पर एजम्पशन गलत हो गया था, उसको सही कर लिया जाए, उस एजम्पशन को सही कर लिया जाए। न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगी। सब क्लियर हो गया आपको कि नहीं? शिवांश आंसर तब भी एक ही आएगा, करके तो देखो एक बार, आप तीनों ऊपर मान के करो, तीनों ब्लॉक्स ऊपर मान के सॉल्व करो, तब भी सेम आंसर आएगा। करके देख लो। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, आप अपने लेवल पे करो। आपको ना तीनों ब्लॉक को डाउनवर्ड मान के सॉल्व करना है, तीनों ब्लॉक को अपवर्ड मान के सॉल्व करना है, जो करना है करो। जो आपका एजम्पशन, जो आपकी दिल की इच्छा है वो पूरी कर लो, जो आपकी दिल की इच्छा है वो पूरी करो। मेरा ये कहना है आपको टेंशन की वैल्यू 300/11 ही मिलेगी, यहां पर कोई फर्क नहीं आने वाला। आप यहां पर क्या एजम्पशन लेते हो उससे टेंशन की वैल्यू कभी भी अलग नहीं आएगी, सेम ही आंसर आएगा हमेशा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है कि आप, मैंने दो करके दिखाए आपको, अब आप एक अपने लेवल पे करके देख लो। आप एक काम करो, तीनों ब्लॉक ऊपर मान के चलो, तीनों को ऊपर मान के सॉल्व करो, या तीनों को डाउनवर्ड मान के सॉल्व करो, और बताना मुझे कि क्या अलग आंसर आता है। एक बार करके देख लो ना, और मुझे कंफर्म करना कि आंसर तीनों के अलग आए या फिर एक ही आ गया फिर से। आरुष करके तो देखो, तीनों ब्लॉक ऊपर मान करके तीनों की एक्सेलरेशन ऊपर मान लो और फिर सॉल्व करके देखो, टेंशन फोर्स 300/11 ही आएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपसे कि टेंशन फोर्स की वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, टेंशन फोर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। आप कंफर्म कर लो, तीनों को ऊपर मान के चलो। एक्चुअली होगा क्या, आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी तो बदलेगी। आप अलग एजम्पशन लोगे तो यहां पर भी तो आपका साइन चेंज होगा, यहां पर मतलब कंस्ट्रेंट इक्वेशन अलग हो जाएगी, और फिर हमें जब F=ma वाला लिखेंगे तो भी हमको चेंज करना पड़ेगा सब। हाँ अभी ना आंख बंद करके नहीं भाई, आंख खोल करके, एजम्पशन आंख खोल करके। हाँ अदिति देखो, बता तो रहा हूँ कि आपने कुछ एजम्पशन लेकर के सॉल्व किया ना, मतलब जो भी एजम्पशन आपने तीनों को अपवर्ड मान के सॉल्व किया, तीनों को डाउनवर्ड मान के सॉल्व किया, सॉल्व कर लो बस। हमें सॉल्व करने के बाद सिर्फ ये स्टेटमेंट देना होता है, सिंस आई एम गेटिंग आंसर विथ अ नेगेटिव साइन, it simply means, it simply indicates that the direction of A1 is not downward direction, it is not in the downward direction because my answer is negative. So I will say block A will have acceleration of 40/11 in upward direction, in upward direction। हाँ जी नेहल, A3 नेगेटिव आ रहा है। नहीं अब एक ना ये एजम्पशन नहीं ले सकते, देखो एजम्पशन में ये नहीं ले सकते, एजम्पशन में आप डायरेक्शन चूज करो, एजम्पशन में ये नहीं मान सकते कि मैं किसी एक ब्लॉक को स्टेशनरी मान लूं, क्योंकि एक ब्लॉक को स्टेशनरी मानने का मतलब आपने उसकी एक्सेलरेशन को जीरो कह दिया है।
तो आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मान सकते, आप ये नहीं मान सकते कि इनमें से कोई किसी एक का आंसर 0 आएगा। ये तो मतलब मैथमेटिक्स के अगेंस्ट हो गया ना, कि हम इक्वेशंस के अंदर पहले ही बता दे रहे हैं कि आंसर 0 आएगा, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करने वाला चैप्टर मैथ में होता ही नहीं कभी। ये नहीं कर सकते आप डायरेक्शन एज्यूम करो, लेकिन ये एज्यूम नहीं कर पाएंगे। अगर ये एजम्पशन कर दिया ना, नहीं अरुज A3 तो A3 तीनों ऊपर लेकर के सॉल्व किया ना अरुज, तीनों को अपवर्ड मान के सॉल्व कर रहे हो ना। मेरे को ये बताओ, क्या उससे टेंशन फोर्स कुछ अलग आ रहा है क्या अरुज? हाँ आस्था, A3 प्लस माइनस छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ कि क्या तीनों ब्लॉक अपवर्ड मानने के बाद टी की वैल्यू कुछ अलग आई है, या अभी भी 300/11 आ रहा है? क्योंकि हमारा शिवांश बच्चा जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, उसको लग रहा है कि अलग आंसर आएगा, बट ऐसा होगा नहीं, आएगा उतना ही बच्चे, आएगा सेम ही आंसर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या होगा ना, एक्चुअली आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग दो जगह पे चेंजेस आते हैं। एक तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का माइनस प्लस बदल जाएगा, हाँ जी विनायक, कंस्ट्रेंट इक्वेशन का माइनस प्लस बदल जाएगा, और उसके बाद ये जो आप F इक्वल टू एम में लिख रहे हो ना, इसका भी माइनस प्लस बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस चेंज होता है और यहाँ पर माइनस प्लस चेंज होता है, दो जगह माइनस प्लस की चेंजेस हो जाती हैं, और ये कुछ इस तरीके से कंस्पिरेसी है कि फाइनली आपको फिर वही आंसर मिलता है। हाँ हाँ सात्विक, उसमें भी वैलिड है। हाँ जी अभिज्ञा, करके देखना इस क्वेश्चन को ना आप लोग, और एग्जांपल करके देखना थोड़ा सा। मैं तो अपना बताया है, बट आप अपने लेवल पर भी प्रैक्टिस करोगे, आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करना, ट्रस्ट करो अच्छा लगेगा तुम्हें। ये न्यूमेरिकल करने में मजा बहुत आती है, मतलब इंटरेस्ट आता है इसको करने में। ये जो पुली वाले न्यूमेरिकल्स है ना, इनको करने में बहुत मजा आती है। नहीं नहीं भदौरिया जी, वो तो मैं समझा रहा हूँ यार कि किसी एंगल पर नहीं मान सकते, अब ये इतना मजाक नहीं करना। अपवर्ड डाउनवर्ड मानो, अपवर्ड और डाउनवर्ड में से चूज करो, ये थोड़ी कि अब राइट लेफ्ट मान लेंगे, वो नहीं। वो तो फिर एक एजम्पशन थोड़ी, वो तो मजाक हुआ। भाई कोई चीज हैंगिंग है, हाँ प्रणव दे देंगे, कोई चीज हैंगिंग है तो हैंगिंग बॉडी या तो फॉल करेगी या तो राइज करेगी, तो फॉल और राइज में से एजम्पशन मानना है ना, ऐसा नहीं कि मतलब हम 60 डिग्री एंगल पर मान लें उसको, वो एक गलत चीज है। चलो ठीक है, और बताते हैं अभी। बताओ बेशकल जी। सर वो दो ब्लॉक्स वाले में एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन करा दीजिए जिसमें एक ब्लॉक हैंगिंग है और एक ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है। भैया आपकी मतलब आपका मन जो है ना, वो जस्ट एग्जैक्टली सेम एग्जांपल बनाने ही जा रहा हूँ मैं। आप यस। हमारे आपके विचार बहुत मिलते हैं। चलो एग्जैक्टली मुझे पता था ये डाउट आना है, तो इसको करें पहले यार। देखो ठीक है, इस हैंड डाउन कर लो बच्चा, वरना कंफ्यूजन। देखो इनका ये कहना था कि एक हैंगिंग वाला ले लें और एक सरफेस पे ले लें, तो इसको कैसे करेंगे? अभी तक तो सारे हैंगिंग थे, जितने ब्लॉक एग्जाम्पल में थे वो सब हैंगिंग थे। हाँ जी अरुज, तो इसको कैसे करेंगे? मैंने अभी सिंपल एग्जाम, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। चलो बताना क्या होगा यहाँ पर। ये एक 4 किलोग्राम की बॉडी है और इधर 2 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है। और अभी हम लोग फ्रिक्शन तो लेंगे नहीं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ बटर वाली सरफेस। तो अभी इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, है ना? दो ही चीजें पूछी जाती हैं इसमें ज्यादातर। फाइंड नंबर 1 में आपसे टेंशन पूछ करके आपको टेंशन दी जाएगी, और नंबर 2 में एक्सेलरेशन, कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हाँ प्रणव ठीक है, अभी एक बार समझा दें, देखो बाकी लोगों को समझा दे रहे हैं एक बार, बाकी सारे लोग एक बार समझ लीजिए, ठीक है। कि अगर एक हैंगिंग वाला होगा और एक टेबल वाला होगा, हैंगिंग और टेबल, तो क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य, ये तो हमको सोचना है ना बच्चे, स्वास्थ्य यही चीज तो क्वेश्चन, इसी चीज की तो हमें प्रैक्टिस करनी है और लर्निंग करनी है। सुभी यादव जी ठीक है, पहला आंसर ये बताओ, पहला क्वेश्चन तो ये बताओ सबसे पहले। देखो इस 4 किलोग्राम की बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स, फोर्सेस देखो पहले, फोर्सेस, विश्वास देखो बच्चा,
4 किलोग्राम बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स, तो 40 न्यूटन कह सकते हो कि पुल बाय ग्रेविटी है, पुल बाय ग्रेविटी। सबसे पहले तो फोर्सेस की चेक करेंगे ना, और फिर स्ट्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ टी, टेंशन फोर्स, अब पुल बाय स्ट्रिंग। बस, तो ये 4 किलोग्राम बॉडी की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं 2 किलोग्राम बॉडी पर। 2 किलोग्राम जो बॉडी है उसकी बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले इस पर 20 न्यूटन का ग्रेविटी यानी कि पुल बाय अर्थ, पुल बाय ग्रेविटी दिखाओगे। पहले सारे फोर्सेस दिखाए जाएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। हाँ, और क्योंकि ये सरफेस पर है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा, नॉर्मल। हाँ, भदौरिया जी बता रहे, एक मिनट, पुश बाय सरफेस आएगा। और एक राइट साइड पर कैपिटल टी विच इज अगेन पुल बाय स्ट्रिंग। बस, इसके अलावा फोर्स तो कोई नहीं होगा, तो मेरा फोर्स वाला पार्ट पूरा हो गया, फोर्सेस कंप्लीट हो गए। देव सही आंसर है, काफी देर बाद आंसर दिया तुमने। अब ये आंसर सही, मतलब हमारे फोर्सेस कंप्लीट हो गए, फोर्सेस पूरे हो गए। अब हम लोग दो बातें को समझना होता है, इन न्यूमेरिकल्स में दो बातें होती हैं। नंबर वन, आप हमेशा ये पूछोगे अपने आप से, सेल्फ क्वेश्चनिंग करोगे। सेल्फ क्वेश्चनिंग ये कि क्या 4 किलोग्राम बॉडी और 2 किलोग्राम बॉडी के पास इक्वल एक्सेलरेशन होगा। नंबर वन, आपकी सेल्फ क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। फोर्सेस ड्रॉ होने के बाद, फोर्सेस ड्रॉ होने के बाद आपका अपने आप से क्वेरी होना चाहिए कि क्या इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड वाइज क्या ये बराबर होंगे, और अगर होंगे तो क्यों होंगे, नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर ये सब क्वेरीज इस तरीके से अपने मन में देखते जाओ। और मेरा ये कहना है कि ये बराबर होंगे, मेरा ये कहना है कि यार ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखो क्यों क्यों ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ एक्सेलरेशन सेम आना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर क्यों आना चाहिए। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, हाँ जी आयुष भाई, देखो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग नीचे आ रही है, वही स्ट्रिंग नीचे आ रही है, और स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होती नहीं है। तो जितनी लेंथ यहाँ पर, जितनी लेंथ यहाँ पर रिड्यूस होगी उतनी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए। यहाँ पर जो लेंथ डिक्रीज होगी उतना लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लॉजिक से कह रहे हो कि अगर इसकी एक्सेलरेशन ए होगी तो फिर इसकी भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए होगा। डायरेक्शन तो सेम नहीं हो सकता, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, बट मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। मैग्नीट्यूड, अब ना एक मिनट को बताते हैं, बाकी लोग को भी पहले सुनने दो। बाकी लोग, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बॉडी अगर डाउनवर्ड फॉल करेगी विद एक्सेलरेशन ए, तो ये बॉडी फॉरवर्ड आएगी विद एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन बराबर नहीं कह रहा हूं मैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। एक्सेलरेशन तो बराबर नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन पार्ट। बट न्यूमेरिकली इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम है। और अगर डाउट हो मन में, अगर आपके मन में डाउट है, अगर डाउट भी है तो फिर एक काम करना, इसको A1 मान लो और इसको A2 मान लो। अगर मन में डाउट है तो एक काम करना है, A1 A2 कर दो अगर थोड़ा सा डाउट है तो। और फिर ये कंसेप्ट लगाओ, सिग्मा T इंटू A0 वाला। विनायक बता दे रहे हैं, अगर डाउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ना। देखो, हाँ हाँ वो ट्रिक ही लगाएंगे। तो 4 किलोग्राम बॉडी में, 4 किलोग्राम बॉडी में T ऊपर की तरफ है और A1 नीचे की तरफ है, तो ये हो गया -T A1। और 2 किलोग्राम बॉडी में T फॉरवर्ड है और A2 भी फॉरवर्ड है, तो +T A2 बराबर 0। इससे आपको वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। इससे अगर डाउट है मन में ना तो उसको प्रूफ कर लो, A1 = A2, वैसे ही प्रूफ हो जाएगा कि बराबर होगा।
ठीक है, अब ये कन्फर्म हो गया कि बराबर हो गए। तो सबसे पहले काम ये किया करो, सबसे पहला काम कंस्ट्रेंट हो गया। चलो अब आप न्यूटन लॉ वाले पे आओगे, यानी कि F इक्वल टू एम ए वाले पे, F इक्वल टू एम ए वाले पे। इसमें ना एक बात आपको बतानी है मेरे को, इसमें क्या है, ये इक्वेशन एक वेक्टर फॉर्म में होता है, इधर और इधर एक वेक्टर फॉर्म है। इसमें होता क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम डायरेक्शंस वाले होने चाहिए। को डायरेक्शनल बोलते हैं इसको, को डायरेक्शनल मतलब क्या है, अगर अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाई एक्सिस है तो आप लेफ्ट साइड पर वाई एक्सिस के फोर्स देखेंगे। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो फिर लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस वाली फोर्स देखी जाएगी। अगर ये जेड एक्सिस की एक्सेलरेशन है तो फिर आपको फोर्स भी जेड एक्सिस की कंसिडर करनी होगी। मतलब दोनों तरफ अलग अलग डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 किलोग्राम बॉडी की बात करूं, आप सुन लेना, आराम से सुन लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तो राइट हैंड साइड तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो वो तो 2 इंटू ए हो गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो 2 किलोग्राम बॉडी पर, इस 2 किलोग्राम बॉडी पर टोटल 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस, एक नॉर्मल वाली फोर्स है, एक ये 20 न्यूटन वाली फोर्स है, और एक ये टेंशन टी वाली फोर्स है। टोटल 3 फोर्सेस, एन 20 टी। इनमें से कौन सा फोर्स ऐसा है जो इस ए के डायरेक्शन में है, कौन सा फोर्स एन की इस ए की डायरेक्शन में है, और ये ए कौन सी डायरेक्शन में है, देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल। तो इन 3 फोर्सेस में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है ये चेक किया जाए, इन 3 में हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो सिर्फ वही आपके इक्वेशन में एंटर करेगा, बाकी इक्वेशन में नहीं जाएंगे, बाकी फोर्सेस इक्वेशन में नहीं लिखी जाएंगी। F इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन में जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा आपको उसी डायरेक्शन से मैच करता हुआ फोर्स लेना पड़ेगा, दैट इज को डायरेक्शनल, सेम डायरेक्शन वाले। सो टेंशन इक्वल्स टू 2a, ये मेरी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इधर की तरफ क्या करेंगे यार, तो फिर इन दो फोर्सेस का क्या होगा, ये दो फोर्सेस क्या हो गई, तो आंसर सुनो, ये दो फोर्सेस क्या होगी, क्या क्या इस डायरेक्शन में 2 kg का कोई मोशन हो रहा है, क्या 2 किलोग्राम की बॉडी, क्या 2 किलोग्राम की बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी या अपवर्ड मूव करेगी, इसका आंसर दिया जाए। क्या ये बॉडी डाउनवर्ड या अपवर्ड कहीं जाएगी, क्योंकि ये तो स्लाइड करके आगे आ रही है, ये बॉडी धीरे धीरे स्लाइड करके इस सरफेस पर आगे आती जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, सरफेस के अलोंग चलेगा, ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस की कैटेगरी में जाएंगे, यानी एन और 20 को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। सो एन इक्वल टू 20 एज नो मोशन इन दैट डायरेक्शन, ये आंसर दोगे, नो मोशन इन वर्टिकल, इसलिए बैलेंस होंगे। जिस अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर दूं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन का फोर्स तो हमने F इक्वल टू एम ए में कंसिडर कर लिया है, बाकी को बैलेंस करना होगा। तो ये हो गई हमारे लिए सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं 4 किलोग्राम बॉडी पर, क्या लिखना चाहिए, देखो 4 किलोग्राम बॉडी पर 4, अरे दिव्यांशी जी एन को यहाँ पर नहीं बताना, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एन पूछेंगे नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं बताना है, लेकिन हो सकता है किसी और न्यूमेरिकल में पूछ ले कि एन की क्या वैल्यू होगी।
तो 4 किलोग्राम बॉडी की बात करो, ये डाउनवर्ड जा रहा है A1, तो ये 4 इंटू A1। अब इसके लिए क्या लिखना चाहिए मुझे, मैं इसको क्या लिखूं, 40 माइनस टी लिखूं या फिर टी माइनस 40 लिखूं, ये देख लो बस। तो मेरे हिसाब से ये तो हम सबको समझ आ चुका है कि ये 40 माइनस टी है, एंड थर्ड इक्वेशन। बस अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व, ये दोनों ए होंगे, दोनों ए बराबर हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि A1 इक्वल टू A2। तो लेट ए, दोनों को ए मान लो, जब बराबर है तो इसको भी ए मान लें, इसको भी ए मान लें। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर लाइए। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। तो आंसर इसका आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्सेलरेशन आएगा ना आपका, वो आएगा 20/3, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और कैपिटल टी 40/3 न्यूटन। तो आंसर देख लेना भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेना, अपने आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल, अब ये आप लोग अपने आप करेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। बताओ विनायक। सर अगर जैसे मतलब बॉडी उस बॉडी का विच इज कांटेक्ट विद द सरफेस, उसका सर अगर मान लिया मोशन का डायरेक्शन यानी कि टेंशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द सेम एक्सिस है बट डिफरेंट डायरेक्शन है, तो लिया जाएगा सर? लिया जाएगा, हाँ, माइनस में ले लेंगे। हाँ जी, माइनस में ले लेंगे ना सर। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। हाँ जी आयुष, तुम बताओ। सर इसी क्वेश्चन में जो आपने हैंगिंग ब्लॉक है, उसका जो डायरेक्शन लिया है वो किस बेसिस पे लिया है, कि वो हैंग कर रहा है या फिर उसका मास ज्यादा है? नहीं है, देखो हैंगिंग बॉडी वो नीचे ही आएगी ना, क्योंकि टेबल पर फ्रिक्शन नहीं है, बिना फ्रिक्शन के आप इसको रोक नहीं सकते हो, ये आगे फिसल जाएगा यस और ये सर। नीचे ही गिरेगा, इसमें कोई डाउट। इवन अगर ये मास कम भी होता ना, मतलब ये 2 किलोग्राम और अगर यहाँ 1 किलोग्राम होता, तो भी ये नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ओके सर। क्योंकि आंसर अगर फ्रिक्शन। कोई पर्सन वो जो टेबल पे ब्लॉक है वो अपनी तरफ पुल कर रहा होता तो उसमें तो आता, मेंशन किया जाएगा फिर ना ओके क्वेश्चन मैम, में? ऑब्वियसली मेंशन करेंगे, हाँ कोई खींचेगा ओके तो। सर। देखिए फोर्सेस के बारे में जब तक 100% इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इस चैप्टर को वैसे भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। चैप्टर ही हमारा फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। तो चलो एक बार फिर सिमिलर क्वेश्चन है, देखो क्या आंसर आएगा इसका। डेटा चेंज कर दें, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम, ठीक है। तो चलिए बता रहे इसमें क्या एक्सेलरेशन आएगा। आंसर वही सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस 4 किलोग्राम बॉडी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोग्राम बॉडी, एंड हाउ मच विल बी टेंशन फोर्स इन दिस स्ट्रिंग। ये क्वेश्चंस हैं, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स। तो स्टेप नंबर 1 मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले इसकी एक आदत बनाइए, प्रैक्टिस करो। आदत, हैबिट जिसको बोला जाता है, और हैबिट ये होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले हैबिट बनाइए आप इसके एक्सेलरेशन में और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करो। इसको आप एक प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट बन जानी चाहिए कि क्वेश्चन सामने आने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अगर हम इसकी एक्सेलरेशन को A1 कहते हैं और इसकी एक्सेलरेशन को A2 कहते हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा। ये आपकी हैबिट में आना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो आप मुझे बताओ आप लोग के हिसाब से क्या बनेगा। आर क्या A1 इक्वल टू A2 है? शिवांश, अभी मैं आंसर चेक करूंगा ही नहीं, मेरे को सिर्फ ये बताओ, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस चाहता हूं कि तुम लोग हैबिचुअल हो जाओ इस बात के कि सबसे पहले मुझे A1 A2 को रिलेट करना है, सबसे पहले हैबिचुअल हो जाइए इस बात के, इस चीज की आदत बन जानी चाहिए आपको। और ये क्योंकि यहां गलती हुई तो आगे वैसे भी बेकार हो जाना क्वेश्चन। देखो यहां पर टेंशन फोर्स T, अब समझो प्रॉब्लम क्या आएगी, विश्वास ठीक है देव, यहां पर T दिखाओगे तो तुमको यहां पर भी T दिखाना पड़ेगा, यहां पर भी T दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर 6 किलोग्राम बॉडी पर ट्वाइस ऑफ T होगा, 2 टाइम्स ऑफ T। हाँ जी विनायक राशि, ठीक है।
लोग यहाँ गलती कर रहे हैं और उसके बाद आंसर उनका मैच ही नहीं करेगा। हाँ जी दिव्यांश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, A1 और T सेम डायरेक्शन में, तो तुम लिखोगे TA1, और यहाँ पर 2T और A2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2TA2 इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूफ होता है, A1 इक्वल टू 2A2। ये पहली इक्वेशन है, यहीं पे मिस्टेक हो रही है। कई लोगों ने A1 A2 को बराबर लिखा है अभी अपने आंसर में, A1 इक्वल टू A2। आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन ही गलत बना दोगे अगर, तो इस चैप्टर में सॉल्व क्या करेंगे यार। नहीं नेहल, तुमने सही लिखा है बच्चा, मैं मतलब और कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है, उनके लिए मेरी वार्निंग कह लो, एडवाइस कह लो, सजेशन कह लो, कि भाई आप अपनी आदत बनाओ कि पहला काम आपको कंस्ट्रेंट का करना है, पहला। इसके बाद जो करना है करना। अब F इक्वल टू एम ए वाली, तो ये कैसे होगा देखो जरा। 6 किलोग्राम बॉडी के लिए, अनुषा जी एक मिनट रुको, अनुषा एक मिनट रुको बच्चे, मैं एक बार समझा दूं, क्योंकि ना फिर तुम लोग अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी, तुमको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, 6 किलोग्राम बॉडी के लिए बताओ, इसमें नीचे 60 न्यूटन भी होगा 6 किलोग्राम बॉडी के लिए। डाउनवर्ड है ये, इट इज डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड। तो 60 माइनस 2T बराबर 6A2, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी अदिति। और फॉर 4 किलोग्राम बॉडी, अब एक्चुअली देखो 4 किलोग्राम बॉडी पर और भी फोर्स होंगे, एक बार आपको समझा दे रहे हैं। इस 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ होगी 40, और एक नॉर्मल भी होगा। लेकिन ये समझने वाला पॉइंट है कि हमारी इक्वेशन में क्या ये तीनों फोर्सेस काउंट करेंगे, क्योंकि F इक्वल टू एम ए में A और F पैरेलल होने चाहिए। तो A1 हॉरिजॉन्टल है, तो हमें सिर्फ इसके पैरेलल यानी कि सिर्फ T आंसर में आएगा, ओनली T, सिर्फ T लिखेंगे, और इक्वल टू इसका मास 4 इंटू A1। अब रुक जाओ, आंसर मैं समझ रहा हूं। अब आप इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो क्या आंसर बनता है। सोल्यूशन पार्ट आपके ऊपर है, सॉल्व आपको करना है। अब तो अमन मिश्रा का आंसर आया है बहुत टाइम बाद। टेंशन की वैल्यू 15/2 आ रही है, A1 30/11 आ रहा है, A2 60/11। हाँ हाँ ठीक है, तब तक ये न्यूटन चैप्टर। A2 30/11 आ रहा है, ओके। सही आंसर है ना यार, तुम लोग के आंसर में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सही आंसर दे रहे हो, है ना। A2 30/11, ठीक है, मान लेते हैं। और A1 फिर इसी, और टेंशन 240/11 आ रहा है। अच्छा जी, A1 60/11 और टेंशन की वैल्यू 240/11, 240/11, 240/11। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपको विजिबल ना हो। तो A2 30/11 है, A1 60/11 है, और टेंशन फोर्स 240/11 है। ये आंसर्स हैं। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है, और न्यूटन में फोर्स है। कंफर्म कर लीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज को, बट इक्वेशंस कंफर्म, इक्वेशन तुम्हारी सही होगी तो ही तुम्हारा आंसर सही आएगा। और इक्वेशन के गलत होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का। कंस्ट्रेंट इक्वेशन ब्लंडर है, इस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे की मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। आप गलत ही आंसर आएगा ऑब्वियसली यार, अगर आपने A1 और A2 को लेकर के प्रिकॉशन नहीं ली, तो A1 A2 को लेकर के अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली तो आगे न्यूमेरिकल नहीं सही होगा, है ना। मतलब उसमें आपसे क्या झूठ बोले कि भाई सही कर ले जाओगे। सो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा, इन केस ये जो मैंने लिखा कि F इक्वल टू एम ए में हमें को डायरेक्शनल चलना है, F इक्वल टू एम ए में को डायरेक्शनल, तो इस बात को लेकर के ना एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, बस कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। भदौरिया जी अभी सही हो रहा है, रुक जाओ। देखो अब ये हो सकता है कि कभी कभी मोशन इनक्लाइंड प्लेन पर भी होता है ना, तो इनक्लाइंड प्लेन मोशन भी हो सकता है।
तो देखो इनक्लाइंड प्लेन मोशन वाले न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, है ना। अरे अनवर भैया टफ क्वेश्चन ही है, परेशान मत हो। ये सब टफ है यार, उनसे पूछो जिनके नहीं आंसर आ रहे हैं, जिनके आंसर नहीं आ रहे उनके लिए यही टफ है। फिर भी आपकी तमन्नाएं पूरी की जाएंगी, आपके मन में जो तरंगे उठ रही हैं उन तरंगों को शांत किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एक बार जरा सिंपल सा आंसर करने दो ना यार, मासूम बच्चे हैं, देख रहे हो। ये M1 है और ये M2 है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इसमें यार, देख रहे हो। M1 की वैल्यू 4 किलोग्राम और M2 की वैल्यू 6 किलोग्राम। और मैं यहाँ पर ये बता दूं कि साइन 37 डिग्री की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको 3/5 लेंगे, और अगर कॉस 37 डिग्री की रिक्वायरमेंट हुई तो 4/5 यूज करेंगे उसके लिए। और ग्रेविटी जी के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, फाइंड, नंबर 1 पार्ट है एक्सेलरेशन और नंबर 2 पार्ट है टेंशन फोर्स, यही चल रहा है अभी तक। अक्षांश M1 4 किलोग्राम है, मास M1 4 किलोग्राम, ये वाला मास M1 है, इंक्लाइंड वाला मास 4 किलोग्राम और हैंगिंग वाला मास जो है वो 6 किलोग्राम है। सिक्स 4 एंड 6 किलोग्राम। देखिए प्रणव जी, सुबी यादव, ठीक है, शाबाश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो, है ना, इसमें क्या होगा अगर हम फोर्सेस की बात करें, सुनिएगा, स्टेटमेंट सुन लो शुभांकर, ठीक है शुभांकर, बाकी स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी स्टूडेंट्स एक बार देख ले इसको। और देखिए सबसे पहले फोर्सेस, तो M2 वाले पर ग्रेविटी, अभी मैं आंसर चेक नहीं करूंगा, राघव रुक जाओ, M2 वाले पर मैं आंसर चेक नहीं कर रहा बच्चा, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार। M2 वाली साइड पर जब जाएंगे तो ग्रेविटी की फोर्स 60 प्लस स्ट्रिंग वाली फोर्स T, खत्म हो गया। M1 वाली साइड पर आओ, इसमें स्ट्रिंग वाली फोर्स आएगी कैपिटल T, इसमें ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड वर्टिकली, सो ये 40 न्यूटन हो गया। देव बच्चा रुक जाओ, मैं आंसर नहीं चेक कर पाऊंगा, मैं कह तो रहा हूँ। और ये जो इनक्लाइंड प्लेन है इसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स आएगा, इनक्लाइंड प्लेन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्सेस हो गई हमारी, ये फोर्सेस हो गई। अब मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि जो A2 M2 वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा, तो नेचुरल सी बात है कि M1 वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या A1 और A2 को बराबर लिया जाए या फिर अलग अलग लिया जाए। मैंने कहा इसकी हैबिट बनाएंगे हम, इस चीज की हमारे लिए हैबिट होनी चाहिए कि क्या ये इक्वल होंगे या फिर अलग अलग होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन तो बराबर होता ही नहीं है। सो अब अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा तो ये समझ आ जाता है कि इस न्यूमेरिकल में A1 A2 बराबर है, इस न्यूमेरिकल में A1 A2 बराबर है। तो हमारे सोल्यूशन का पहला स्टेप A1 इक्वल टू A2 हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आते हैं, अब आते हैं F इक्वल टू एम ए, जिसको न्यूटन सेकेंड लॉ कहा गया है ना, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए जब आपने M2 ब्लॉक को चूज किया कि चलो पहले M2 वाले ब्लॉक की बात करते हैं, तो M2 वाले ब्लॉक के लिए जब वो डाउनवर्ड साइड पर है तो आप लिख दोगे 60 माइनस T बराबर 6A2, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब M1 वाले के लिए बात करो,
तो राइट हैंड साइड पर तो उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज मास मल्टीप्लाइड बाय ए, सो मास इज 4 और एक्सेलरेशन इज a1, थर्ड हो गया। अब आप सिर्फ ये देखना होता है कि लेफ्ट साइड पर क्या आएगा, सिर्फ ये इक्वेशन है, F इक्वल टू एम ए जस्ट एक इक्वेशन है भाई, उस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर क्या लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखना है ये देखना है तुम्हें। तो लेफ्ट हैंड साइड पर वो सारी फोर्सेस, लेफ्ट साइड पर वो सारी फोर्सेस जो A1 के पैरेलल होंगी, A1 के पैरेलल, तो A1 ये है, इसके पैरेलल फोर्स कौन है, तो आंसर है T। लेकिन यहां पर एक गलती होती है, यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है इनक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस में, इनक्लाइंड प्लेन पर ये तो ठीक है, लेकिन होगा क्या, एक्चुअल में ये जो ग्रेविटी वाली फोर्स है, ग्रेविटी वाली फोर्स, इसको डीकंपोज करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, और यहां पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट आएगा। तो ये पार्ट एक बार हो सकता है मिस्टेक हो जाए हमसे या आपसे। आपको क्या करना होगा, ये जो 40 वाला फोर्स है इसको डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, डाउन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में, डाउन द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में इसको रिजॉल्व करोगे। और इसका रिजोल्यूशन क्या आएगा देखो, ये जो 40 न्यूटन है इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे, एक बार मैं करके दिखा देता हूं बट आगे नहीं, तो ये 37 डिग्री एंगल बन रहा है अगर, तो ये आराम से आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है यहाँ पर, अगर ये, तो आपको ये वाला एंगल भी 37 मिलेगा, ये एंगल, ये प्रूफ कर सकते हो कि यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बनेगा। एक अलग डायग्राम में दिखा दे रहे हैं तुम्हें, एक बार करके दिखा दे रहे हैं बट बार बार नहीं होगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल है, और यहाँ पर हमने ग्रेविटी की फोर्स m इंटू जी दिखाई थी। तो जो इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ रिजॉल्व कैसे होगा वो देख लो, ये थीटा यहाँ 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। तो फिर इधर की तरफ कंपोनेंट कैसे करें कि आप वेक्टर mg के टिप पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, अभिज्ञान बता रहे बच्चे, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। तो ये मैंने एक बार करके दिखा दिया है कंपोनेंट्स, अगली बार से आपको खुद करना होगा, मतलब अपने आप वेक्टर के कंपोनेंट्स का लॉजिक अपने आप लाओगे। तो यहाँ पर m1 की जो इक्वेशन है इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि होगा क्या कि जो ये a1 है ना, a1, देखो a1 के पैरेलल में t तो आ रहा है, लेकिन उसी a1 के एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट साइड पर, a1 के अपोजिट साइड पर mg का कंपोनेंट mg sin थीटा आ रहा है। सो सिर्फ t1 नहीं आएगा यहाँ पर, उसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर के, t1 के साथ सब्ट्रैक्ट होकर के ये आएगा m इंटू जी इंटू साइन थीटा, m इंटू जी इंटू साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब mg साइन थीटा कितना है वो देखना पड़ेगा, यानी कि 40 इंटू 40 साइन थीटा, 40 इंटू साइन 37, 40 इंटू साइन 37, और वो वैल्यू 24 है, 24 mg साइन थीटा। फिर से बोल रहा है mg साइन थीटा, टेंशन माइनस mg साइन थीटा, ये दो इक्वेशंस हो जाएंगी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तीन इक्वेशन, सॉरी तीन इक्वेशंस। और अर्पित बता रहे, हाँ बिल्कुल कह सकते हो अर्पित, अर्पित। और तो mg साइन थीटा तो इक्वेशन के अंदर आ जाएगा, mg साइन थीटा तो हमारी इक्वेशन में आ जाएगी। mg cos थीटा कहाँ चला गया, mg cos थीटा कहाँ चला गया, ये तो इक्वेशन में आया नहीं। mg cos थीटा से का क्या हुआ भाई, वो कहाँ चला गया, mg cos थीटा, mg का दूसरा कंपोनेंट कहाँ चला गया, तो उसका आंसर होगा, हालांकि वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है,
अरुज एक मिनट को, वॉइस का प्रॉब्लम है, भी आ जाएगा अरुज। यस बोल, यस वेट करो वेट करो, अभी आएगा, वॉइस आएगा, बोलने पर आएगा ना यार। ठीक है ठीक है। एमजी के कंपोनेंट वाला काम अपने आप करें भाई, आप अपने एमजी के कंपोनेंट वाला वर्क अपने आप करिए, क्योंकि ये एक बार फिर से मैंने एक हिंट जरूर करी है, मैंने हिंट जरूर करी है कि एमजी को कैसे ब्रेक करना है, एमजी के कंपोनेंट कैसे। अदिति एक मिनट बच्चा, अभी सही हो जाएगा, वीडियो सही हो जाएगी। अदिति ठीक हो गया? अब एक ना रुक जाओ बच्चा, हाँ एक्सेलरेशन 3.6 आएगा, एक्सेलरेशन 3.6 आएगा, और टेंशन फोर्स ऑलमोस्ट 14 आएगा, 14 पॉइंट समथिंग, 14 टेंशन फोर्स 14 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ देव एक मिनट, एमजी के बारे में यार कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, मैं बता दूं, कंपोनेंट ऑफ एमजी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अलोंग द प्लेन एमजी साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू प्लेन एमजी कॉस थीटा। देव आंसर, अच्छा यस भदौरिया, ओके। नेहल, ओहो भाई टेंशन फोर्स का आंसर गलत हो गया यार, टेंशन फोर्स का आंसर गलत हो गया है, टेंशन फोर्स का आंसर गलत हो गया है, सॉरी कुछ लोगों ने गलत आंसर बता दिया है। तो हाँ देव सही है आंसर, टेंशन फोर्स 38.4 न्यूटन के आसपास आ रहा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.6। नेहल एक्सेलरेशन कंफर्म करना, एक्सेलरेशन तो सही है ना 3.6 अदिति? हाँ भाई, टेंशन फोर्स जिन लोगों ने 14 पॉइंट समथिंग बोला था वो अपने आंसर को चेक करो, तुम लोग की वजह से मैं भी गलत हो गया। तो टेंशन फोर्स 38.4 आ रहा है बच्चे, 38.4। ठीक है, अच्छा 38.8 प्रणव, 38.8, ओह भाई भाई भाई, या तुम लोग मरवाओगे, तुम लोग मरवाओगे 38 पॉइंट। अब ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर, 38.8 है या 38.4 है वो देख लो आप, ठीक है वो देख लो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अब। हाँ देव, अभिज्ञान 38.4, अच्छा ठीक है, सही है, फिर रहने दो बच्चा, रहने दो। चलो खत्म कर रहे हैं इसको यार, एक क्वेश्चन कर लें और तो विदाउट ब्रेक लेक्चर हो जाएगा अभी, तो ब्रेक देंगे तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो ना मतलब क्लास जल्दी को ओवर कर देंगे, बट अभी एक क्वेश्चन विदाउट ब्रेक कर लेते हैं एंड क्लास को टाइमली खत्म कर देंगे। चलो तो देखो, इनक्लाइंड प्लेन वाले भी हो गए है ना, अब थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करते हैं, आप ना इसमें एक्सटेंड करके और मुझे आंसर बताना। दोनों साइड इंक्लाइंड प्लेन होगा तो क्या करेंगे वो भी देख लो, वो भी हालांकि इजी है ना, वो भी इजी है। तो इधर 37 डिग्री वाला एंगल है, इधर 53 डिग्री वाला एंगल है, और अब ये तो कुछ नहीं, देखो अब ये कंसेप्ट एक बार पकड़ लिया आप लोगों ने ना, तो अब आप चाहे जितना मर्जी चेंज करते रहो न्यूमेरिकल को, होता रहेगा, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ए और ये बी, ए वाला 6 किलोग्राम और बी वाला 4 किलोग्राम, है ना, जी इक्वल टू 10। चलो जल्दी से करो, एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स की वैल्यू जल्दी से करेंगे इसको। अब समझ गए आप लोग, देखो काफी लोग समझ चुके हो इसको, बाकी लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और तो इजीली समझ आता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। मैंने कहा काइनेमेटिक्स से बेटर टॉपिक लगेगा तुम्हें, काइनेमेटिक्स से ज्यादा एंजॉय करोगे इसको, आई मीन प्रैक्टिस करने का मन करेगा। अरुज, कॉस 53 और साइन 53 की वैल्यूज के लिए आप इसको यूज करें, साइन 37 3/5 है, और कॉस 37 4/5 है। हाँ जी नेहल, 3/5 और 4/5, और 53 डिग्री को आप निकाल सकते हो 37 की हेल्प से। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन जो आएगी ना वो लिमिटेड आएगी, अब मतलब अब आप लोग का टेस्ट भी तो होना है,
तो इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, चलो दिखाते हैं। टी आप लोगों ने अपने लेवल पे कर लिया है जो करना था, और इधर भी टी नॉर्मल, एक तरफ N1 दिखा देना, एक तरफ N2, अलग ब्लॉक्स अलग नॉर्मल वेव, सही है। और अभी मैं क्या कर रहा हूं सुनो, अभी मैं mg को कंपोनेंट करके दिखाऊंगा, mg को ऑलरेडी कंपोनेंट करके दिखाऊंगा। तो इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, mg साइन थीटा, सुभी कोई बात नहीं। तो ये 60 इंटू साइन 37, वैल्यू तुमको ढूंढनी है कि साइन 37 कितना होता है, ये तुम देखो। और परपेंडिकुलर टू इनक्लाइंड प्लेन mg cos थीटा, 60 cos 37। तो वैल्यू मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा कि साइन 37 मैंने पिछले एग्जांपल में बताया है, तो वो देख लो वहां से। और ब्लॉक बी वाले के लिए इस तरफ यानी कि पैरेलल साइड पर इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ये लिखा जाएगा 40 इंटू साइन 53 डिग्री, और परपेंडिकुलर साइड पर लिखा जाएगा 40 कॉस 53 डिग्री। ठीक है, ये लिखोगे। इसके बाद क्या करोगे, अब बच्चा एक मिनट, बस एक मिनट, आप लोग के आंसर चेक कर रहे हैं बिगिनर। इसके बाद क्या करेंगे, तो कंस्ट्रेंट वाला काम वर्बली कर लीजिए, कंस्ट्रेंट वाला काम वर्बली करो कि अगर मैं ये मानता हूं कि ब्लॉक ए ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो क्या बी वाला कुछ अलग होगा या उसको भी हम ए मान लें। ये पार्ट आयुष लेते हैं बच्चा, अभी नहीं, यहां पर साइन नहीं रखते हैं, इक्वेशन बनाते समय साइन रखते हैं आयुष। कंपोनेंट जब कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम प्लस माइनस का साइन नहीं दिखाएंगे, इक्वेशन जब लिखेंगे तो प्लस माइनस करेंगे भी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि दोनों का आंसर ए होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। जहां जी सेलिन अग्रवाल, दोनों का ए बराबर आएगा मैग्नीट्यूड में, ये तुम अपने लेवल पर चेक करो, इधर का ए और इधर का ए सेम आएगा। मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। जब ए वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा कैपिटल टी माइनस 60 साइन 37 इक्वल टू 6 इंटू ए। अनवर भैया हम बताएंगे नहीं, 53 डिग्री है, तुम यहां से निकालो यार, 37 मैंने बताया हुआ है, 53 आपको निकालना है। मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा, जानबूझ करके नहीं बताऊंगा। और बी वाले के लिए, बी वाला डाउनवर्ड जा रहा है तो उसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, 40 साइन 53 बड़ा फोर्स होगा, माइनस टी और बराबर 4a, ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। अब आप सॉल्व कर लीजिए। विनायक वैल्यू नहीं बताऊंगा, 53 37 कितना होता है ये सब आपको देखना है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0.4 आ रही है। देव नहीं, अक्षांश देखो, ये तो हो सकता है गलत हो गया ना, हमको मैंने क्या कहा, मैंने तो ये माना है कि ये ऊपर जा रहा है, मैंने ये माना है कि ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि मेरा आंसर माइनस में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा आंसर माइनस में आएगा, मेरा आंसर माइनस में आएगा। आप लोगों ने अगर सही किया होगा तो आपके आंसर सही आएंगे, बट मैंने जो किया है मेरे हिसाब से सॉल्व करके ए माइनस 0.4 आएगा, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं ना। मैंने कहा ना इस चैप्टर में इससे प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। माइनस आ रहा, आने दो। माइनस का मतलब क्या है कि ब्लॉक ए ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, खाली मेरा डायरेक्शन गलत हुआ। अच्छा मुग्धा, इसका भी टेंशन उतना ही आ रहा है, 38.4 आ रहा है टेंशन की वैल्यू, और बाकी लोगों ने क्या आंसर लिखा है, और क्या आ रहा है भाई टेंशन की वैल्यू, 33.6 आ रहा है, 33 हाँ जी विनायक, नेगेटिव में आंसर आने का मतलब कि ए वाला डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और बी वाला ऊपर की तरफ आएगा। बी विल बी अप द प्लेन, ए विल बी डाउन द प्लेन, दैट इज द मीनिंग फॉर नेगेटिव आंसर। और तुम में से ही कुछ लोगों ने, हो सकता है तुम में से कुछ लोगों ने ब्लॉक ए को डाउनवर्ड ले करके ही सॉल्व किया हो सकता है। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने ए को डाउनवर्ड एज्यूम करके सॉल्व किया होगा,
और जिन लोगों ने ये काम किया होगा उनका एक्सेलरेशन 0.4 ही आ रहा होगा, लेकिन प्लस साइन के साथ आ रहा होगा, प्लस साइन के साथ आएगा 0.4 ही। जिन लोगों ने ए ब्लॉक को डाउनवर्ड माना है उनका आंसर 0.4 आएगा, मेरा माइनस आ रहा है, उनका प्लस आएगा, लेकिन वैल्यू दोनों की एक ही आएगी। हाँ वैल्यू ठीक है नेहल, वैल्यू दोनों की एक ही आएगी। हाँ जी शुभांकर, बताओ भाई विनायक। सर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो नेगेटिव पुट करेंगे इक्वेशंस में कि पॉजिटिव पुट करेंगे? नहीं भाई, इक्वेशन में मतलब यहाँ पर जी सर, टेंशन निकालने के लिए सर। हाँ वो तो माइनस रखोगे, माइनस माइनस ही 0.4 ही रखेंगे। रखोगे। हाँ जो ओके आंसर सर। आया वही रखेंगे, ओके टेंशन सर। निकालने के लिए वही रखेंगे। जी सर। बस मैग्नीट्यूड 0.4 है और इसका मतलब कि अपोजिट जो अज्यूम किया है डायरेक्शन ब्लॉक का, उससे हाँ ऑपोजिट में मूव करेंगे। बिल्कुल 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 ओके सर, 100%। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ त्रिपाठी जी बोलो। सर मतलब फिर अगर ऐसा हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा कि हमारा assumption गलत हो गया है, तो फिर नहीं नहीं एक मेरा भाई मैंने वहां पर माफी नहीं लिखनी है कि मेरा एजम्पशन गलत हो गया तो मुझे माफ कर दिया जाए, ये सब नहीं लिखना है। ओके सर। अरे आप इतना इतना लिख देना कि एक्सेलरेशन 0.4 है डाउन द प्लेन। ओके सर। मतलब आपको हाँ चिट्ठी नहीं लिखनी है कि भाई देखो हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दूं, अगली बार नहीं होगी, ये सब नहीं करना। ये वाला काम नहीं, मतलब बस ये कह देना कि, और वैसे भी देखो तुम जेई के पेपर में ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हो है ना, तो वहां तो ऑप्शंस ही होंगे। चिट्ठी नहीं लिखनी है, बस ध्यान रखिएगा चिट्ठी बिल्कुल नहीं। ठीक है। आयुष रुक जाओ, बस बस यार बच्चा 1 मिनट बस खत्म होने दो, एक लास्ट पॉइंट है बता दें, 2 मिनट का टाइम लेंगे और नहीं। मैं सिर्फ ये बता दूं, एन इज नॉट ऑलवेज बैलेंस्ड, क्योंकि नॉर्मल को लेकर करके लोगों के मन में एक गलत फहमी होती है कि नॉर्मल की कोई औकात नहीं होती और ये जो है वो हमेशा बैलेंस हुआ करता है। तो मैं एक आपको जस्ट एक न्यूमेरिकल टाइप दिखा देता हूं जहां पर हम नॉर्मल हर समय बैलेंस हो जाएगा ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इस पेन को अपने हाथ के ऊपर रखूं तो क्या इसका mg और मेरे हाथ की वजह से लगने वाला नॉर्मल हमेशा बैलेंस हो जाएगा? अगर इस पेन को मैंने अपने हाथ पर रखा है मान लो, ठीक है, ये चीज मैंने रखी, तो अगर मेरा हाथ स्टेशनरी है, अगर ये स्टेशनरी है तब तो बैलेंस रहेगा, लेकिन एक इसको पकड़ करके अगर मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करूं, अगर मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूं इसको पकड़ करके, तब नॉर्मल mg से बैलेंस नहीं होगा। तो क्या कंडीशन आएगी वो बताओ मुझे। अगर मान लो ऐसे रखा है मैंने, m मास का ब्लॉक रखा और ये जो सरफेस है जिसके ऊपर मैंने रखा है, ये सरफेस ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इसका एक्सेलरेशन a है, इस सरफेस का एक्सेलरेशन a है ऊपर, तो हम क्या कहें नॉर्मल और mg में कैसा संबंध होगा? इस नॉर्मल फोर्स में और नीचे mg में क्या रिलेशन होगा भाई? क्या ये बराबर कर दोगे? हाँ जी शुभांकर, लिफ्ट वाले की तरह, क्या नॉर्मल mg से बैलेंस कर दें? सुबी जी ठीक है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब हमने ये पकड़ा हाथ पर और हम इसको ऊपर एक्सेलरेट करें, क्योंकि न्यूटन क्या कहते हैं कि फोर्स तब बैलेंस करना जब मोशन ना हो रहा हो। यहां तो मोशन हो रहा है ना, ये ब्लॉक सरफेस के साथ साथ एक्सेलरेट करेगा, तो यहां बैलेंस नहीं करेंगे, स्टेशनरी नहीं है ये मास, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, और क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे इस केस में, यानी कि या तो n की वैल्यू ज्यादा है या तो mg की वैल्यू ज्यादा है, कोई एक इसमें से फोर्स ज्यादा है, या तो n ज्यादा है या फिर mg ज्यादा है, बैलेंस नहीं है ये। और क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट है तो n ज्यादा है, तो हम लिखेंगे n माइनस mg बराबर ma।
अभी किसी ने फ्रेम रेम की बात की है, तो ये ग्राउंड फ्रेम से ही बात हो रही है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हम किसी और फ्रेम को जानते ही नहीं अभी तक। यानी कि जो नॉर्मल है वो mg से बड़ा है, इट इज मोर देन mg। ऑब्वियसली अगर यही सरफेस डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे, इसका एक्सेलरेशन नीचे हो, तो कैसा रिलेशन आएगा n और mg के बीच में? n और mg के बीच में कैसा रिलेशन आएगा अगर इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हुई है तो mg बड़ा होना चाहिए फिर, और अब mg माइनस n बराबर ma होगा और n इक्वल टू mg माइनस a होगा, यानी कि n लेस देन mg आएगा इस केस में। तो n हमेशा mg के बराबर नहीं होता, इसको लेकर के स्टूडेंट्स गलत फहमी में आ जाते हैं कि नॉर्मल मतलब mg। उनको ऐसा लगने लगता है कि नॉर्मल का मतलब mg है, तो नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। वो सिचुएशन वाइज हाँ, सिचुएशन वाइज हाँ भाई, नॉर्मल वो नाम का नॉर्मल है, लेकिन औकात है उसकी। नॉर्मल को लोग नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं, है ना। नॉर्मल को उसके नाम के हिसाब से लोग ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये कुछ करेगा नहीं, और कभी कभी वो है इतना डिस्टर्ब कर देता है कि पूछो नहीं। और टेंशन फोर्स में टेंशन है, बट उसके काम में टेंशन नहीं है। कितना अजीब है, नाम और काम कितना अलग अलग है इनका। हाँ आस्था जी, एबनॉर्मल है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ये एबनॉर्मल है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है यार, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मल। हाँ विघ्ना, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हो। हाँ सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। ठीक है, ठीक है चलो, तो अभी आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे ना, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। बाकी अगली क्लास में। गणेश सर, सात्विक जी, एक मिनट डाउट तुम्हारा ले लें। सात्विक, बार बार तुम हैंड रेज कर रहे हो। सात्विक भाई कहाँ चले गए तुम? ठीक है, अपलोड कर देंगे, इसको भी अपलोड कर देंगे, है ना, इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है सात्विक, चलो कॉल कर लेना, ठीक है, आप सभी लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है।